आप सुन रहे हैं अनुराग कुमार जीनियस की लिखी किताब आई हेट लव स्टोरी, मेरे यानी कृतिका के साथ, ओनली ऑन बुक ऑडियो। वहां से अनोखे लाल का अगला पड़ाव था सीता मोहन। सीता मोहन के घर के आयरन के गेट पर पहुंचकर उसने अपनी बाइक साइड में पार्क की और लंबे लंबे डग भरता हुआ गेट पर पहुंचा। दोपहर हो रही थी। कुर्सी पर बैठा गेटकीपर ऊँघ रहा था। गेटकीपर के कंधे पर हाथ रखकर अनोखे लाल ने उसे झकझोरा, ए गेट खोलो। गेटकीपर की आंखें खुली तो अनोखे लाल ने उसे आदेश दिया। क्यों? गेटकीपर ने घबराए स्वर में पूछा। मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। अरे घर जाओ, अभी इस समय वो किसी से नहीं मिलेंगे। क्यों? क्या वे होम मिनिस्टर हैं? अनोखे लाल ने हड़काया। तमीज से बात करो। वह भी खड़े होकर गुस्से में बोला। मैं इसी तरह से तमीज से बात करता हूँ। अरे तुम मेरे मालिक को भी जानते नहीं हो और तुम मुझे नहीं जानता। कौन हो तुम? पुलिस। पुलिस? वह घबरा गया और तुरंत बोला, सॉरी सर, आप वर्दी में नहीं थे इसलिए आपको पहचान नहीं पाया, मिस्टेक हो गई। वर्दी में होता तो क्या करता बे? मेरे लिए ताज होटल से जलपान लेके आता या फिर मेरे पैर दबाने लगता? अरे बिना झिक के गेट खोल देता हूँ माई बाप। गेटकीपर घटक कर मरी आवाज में बोला। तो खोल। गेटकीपर ने तत्परता दिखाते हुए गेट खोल दिया। बाहर बैठकर ड्यूटी के वक्त इस तरह ऊँघा मत कर। मालिक ने ऊँघते हुए पकड़ लिया तो हाथ धोना पड़ेगा। किससे? अबे नौकरी से, इडियट। अगले ही पल अनोखे लाल जमीन को रौंदते हुए आगे बढ़ गया और कुछ ही पलों में सीता मोहन के ड्राइंग रूम में जा धमका। सीता मोहन उस समय वहीं पर मौजूद था। किसी अपरिचित को इस तरह धड़ धड़ आते हुए ड्राइंग रूम में घुसते हुए देखा तब उसने कसकर बोला, कौन हो तुम? बिना इजाजत के ऐसे अंदर कैसे आ गए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? पहले रोकने की चेष्टा तो की थी। अनोखे लाल अदा से आगे बढ़ते हुए एक एक शब्द चबाते हुए बोला, पर जब मैंने उसे अपना परिचय दिया तो बिना किसी हील हुज्जत के अंदर आने दिया उसने। सीता मोहन की गंभीरता में आंखें सिकुड़ी। उसने अनोखे लाल को बड़े गौर से देखा और फिर पूछा, तो क्या है तुम्हारा परिचय? बैठ कर बताऊं या यूं खड़े होकर? वैसे आपसे बातें करनी है तो बैठ जाता हूं। वह सीता मोहन के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ जाता है। बैठकर चारों तरफ नजरें घुमाने के बाद, अब दीजिए। क्या? अपना परिचय और क्या? अनोखे लाल ने फौरन अपनी शर्ट की जेब से अपना आईडी निकालकर उसे दिखा दिया। सीता मोहन गंभीर दिखने लगा। उसके पूरे करियर में पुलिस उसके नजदीक कभी भी नहीं आई थी। एक तो वह हर क्राइम को इतनी सफाई से करता था, दूसरे उसका उसूल था कि पुलिस वालों से कभी भी पंगा न ले। इन दोनों बातों ने उसे अब तक सेफ रखा था, पर आज अचानक एक पुलिस वाले को अपने यहाँ देखकर वो थोड़ा सा असमंजस में था। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, है ना? अनोखे लाल ने उसकी घबराहट ताड़ ली, फिर कहा, चलिए मैं बता देता हूँ। कुछ महीनों पहले राधा मोहन जी आपसे मिलने आए थे। हाँ तो? यानी आपको मालूम है कि मैं किस राधा मोहन की बात कर रहा हूं? आपने पूछा नहीं कि कौन राधा मोहन, इसीलिए अंदाजा लगाया। सीता मोहन हड़बड़ा गया था, पर दक्षता से खुद को संभाला और बोला, हाँ, पर आपको कैसे पता? और इस बात का जिक्र क्यों हो रहा है? मुझे तो यह भी पता है कि वह आपसे मिलने क्यों आए थे। क्या? यही कि राधा मोहन जी ने अपने बेटी को सुधारने के लिए एक बड़ा ही अटपटा तरीका, मैं तो अटपटा ही कहूँगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी यह नहीं सुना कि कोई अपनी बेटी को सुधारने के लिए किसी गैर लड़के के साथ भाग जाने का मौका दे दे। आपको ये सब कैसे पता? सीता मोहन ने हैरानी से उसे देखा। मुझे सब पता है। एनीवे, पता तो आपको भी सब है, तो मैं आपको वह बताता हूँ जो आपको नहीं पता है। क्या? यही कि क्लाइमैक्स में राधा मोहन और अक्षय द्वारा निर्मित प्लान गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? क्या गड़बड़ हुआ? क्लाइमैक्स में राधा मोहन जी दीक्षा को सरप्राइज करने के लिए गोली मारने वाले थे। उन्होंने मारी भी, पर उसमें दीक्षा मर गई। क्या? सीता मोहन उछल पड़ा। यह कैसे हो सकता है? दीक्षा कैसे मर सकती है? गोली तो नकली थी। नकली से कोई नहीं मर सकता, पर गोली अगर असली हो तो? हाँ, लेकिन राधा मोहन ने तो कहा था कि वह दीक्षा को चौंकाने के लिए सब करेगा, फिर ऐसा सब कैसे हो गया?
बेवकूफ भी समझ सकता है कि रिवॉल्वर की गोलियां बदली गई थीं। गोलियां बदल दी? किसने? सीता मोहन सन्न रह गया। अनोखे लाल लेकिन उस पर नजरें टिकाए रहा। राधा मोहन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? लापरवाही? और नहीं तो क्या, वह नकली गोलियों की जगह धोखे से असली गोलियां रिवॉल्वर में भर के लेके गया होगा। पर उनका तो कहना है कि उन्होंने नकली गोलियां असली गोलियों से दूर रखी थी। उन्हें भी इस बात का इल्म था कि कहीं धोखे से असली गोलियां रिवॉल्वर में न भर ले। फिर मामला उनकी बेटी का था, उनके लखते जिगर का था। वे भला कोई चूक कैसे कर सकते थे? फिर कैसे गोलियां बदल दी गईं? कहते कहते सीता मोहन रुक गया। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि गोलियां मांगते वक्त नकली गोलियों की जगह असली गोलियां आ गई हों? नहीं, राधा मोहन जी सारी गोलियां खूब जांची परखी, एक चलाकर भी देखी थी, वह नकली ही थी। फिर नकली गोलियां असली गोलियां में कैसे बदल गई? जाहिर है किसी ने बदली है। ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? फालतू में तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जरूर ऐसा करने के पीछे किसी का अपना स्वार्थ छुपा होगा। सीता मोहन सोचने लगा। अनोखे लाल गिद्ध जैसी पैनी नजर उस पर गड़ाए रहा। दीक्षा की मौत से किसी का क्या स्वार्थ सिद्ध हो सकता है? फिर बोला, उसकी दौलत हासिल हो सकती है। कैसे? अभी राधा मोहन तो जिंदा है। हाँ, पर वह इस समय जेल में है। जेल में? हाँ, गोलियां भले ही किसी ने बदली हों, पर रिवॉल्वर तो राधा मोहन ने चलाई है, तो प्रत्यक्ष रूप से दीक्षा के हत्यारे तो फिलहाल वही हैं। सीता मोहन कुछ नहीं बोला, बस विचार मग्न बैठा रहा। और अगर असली मुजरिम पकड़ में ना आया तो उनका फांसी के फंदे तक पहुंचना महज कुछ वक्त की बात है। सीता मोहन के चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी। वैसे जिसने भी यह चाल चली है, बड़ी होशियारी से वह कामयाब होती जान पड़ रही है। उसने एक ही तीर में दो शिकार वाली कहावत सच कर दी। एक तो दीक्षा को मौत की गोद में सुला दिया और दूसरे उसी के कत्ल के इल्जाम में राधा मोहन को जेल पहुंचा दिया। शातिर खिलाड़ी को करना भी कुछ नहीं पड़ा, बस गोलियों में हेर फेर कर दिया। अच्छा, आपके ख्याल से वह शातिर कौन हो सकता है? अनोखे लाल ने अपनी पहली नजर उसके चेहरे पर दिखाते हुए पूछा। मैं भला कैसे बता सकता हूं? अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ना। बहरहाल गोलियों की अदला बदली तो वही कर सकता है जिसे दीक्षा को सुधारने का प्लान, क्लाइमेक्स में क्या होना है, सब कुछ पता हो, है कि नहीं? सीता मोहन की मुंडी हिली। बात तो सही है, पर मैं ऐसे किसका नाम? प्लान तो कई लोगों को पता था। आपका खुद के बारे में क्या ख्याल है? मैं? सीता मोहन भड़क गया। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? दौलत हासिल करने के लिए। वैसे भी दौलत बड़े बड़ों के ईमान को डिगा देता है, हर रिश्ते का खून खारा कर देता है। मेरे पास बहुत दौलत है, समझे आप? होगी, राधा मोहन जी की दौलत के सामने आपकी दौलत कुछ भी नहीं। अनोखे लाल ने ढिठाई से कहा। वह सक पकाया, फिर अगले ही पल नाराजगी से बोला, यानी दौलत के लिए मैंने रिवॉल्वर की गोलियों में हेर फेर कर दिया? क्या यह बड़ी बात है? दौलत पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर देते। आपको जब इतना सब मालूम है तो आपको ये भी मालूम होगा कि मैं और राधा मोहन 25 साल से अलग हैं। अगर मुझे दौलत की ही हवस होती तो मैं ऐसा पहले क्यों नहीं किया होता? पहले दौलत पाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि तब ऐसा सुनहरा मौका आपके हाथ नहीं लगा था ना। दीक्षा को सुधारने वाला प्लान जानने के बाद आपको लगा होगा कि गोलियों में हेर फेर करके आप राधा मोहन जी की सारी दौलत पा सकते हैं, और यह आसान भी था। इससे आसान तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक तीर से दो शिकार। दीक्षा मर गई, उसके कत्ल के इल्जाम में उसका बाप राधा मोहन जेल में पहुंच गया। असली मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो उन्हें फांसी हो जाएगी, फिर कोई बचेगा ही नहीं। कानूनन उनकी सारी दौलत के दावेदार आप ही होंगे। यानी आप मान चुके हैं कि गोलियां मैंने ही बदली हैं? हताश भाव से बोला सीता मोहन। मान चुका होता तो आप अभी तक हवालात में होते। अभी तो मेरा यह सिर्फ अनुमान है और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। शुक्र है, उसने चढ़े हुए स्वर में कहा। अच्छा, कल रात आप कहाँ थे? क्यों? सीता मोहन ने आंखें चौड़ी की। बताइए, आपको लगता है कि गोलियां रात में बदली गईं? जवाब देने की जगह सीता मोहन ने सवाल किया। अनुमान तो ऐसा ही है। वैसे मेरी जानकारी में आप दिन में तो बंगले पर नहीं गए, और रात में गया। वह जले भुने स्वर में तिल मिलाकर बोला। क्या पता,
अनोखे लाल ने सामान्य स्वर में कहा, यही तो जानना चाहता हूं कि आप रात के वक्त कहाँ थे? जहां रात के वक्त हर कोई होता है। कहाँ होता है हर कोई रात के वक्त? अपने बेडरूम में। और कहाँ? अनोखे लाल मुस्कुराया। हर कोई रात के वक्त अपने बेडरूम में नहीं होता सीता मोहन जी। कोई नाइट ड्यूटी करता है, जवान बॉर्डर पर पहरा देता है, डॉक्टर अस्पताल में मरीजों को देखता है, और मेरे जैसे पुलिसिया किसी इन्वेस्टिगेशन में बिजी होते हैं। और भी कई लोग हैं जो रात में अलग अलग काम करते हैं। मुझे मालूम है, मैंने तो सामान्य बात कही थी आपसे। ओके ओके ओके, तो आप अपने बेडरूम में थे रात को। बता चुका हूँ। ओह हाँ हाँ हाँ, आप तो बता चुके हैं। खैर, कितने बजे सोने चले जाते हैं अपने बेडरूम में? मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है। क्यों? काम धंधे वाला आदमी हूँ साहब। काम की वजह से कभी कभी देर रात तक घर से बाहर रहना पड़ता है और कभी कभी जल्दी आ जाता हूँ घर पर। ओके, अच्छा, कल रात आपको ध्यान है कि आप कितने बजे बेडरूम में चले गए थे? यही कोई 7 बजे। वह सोच कर बोला, क्या अक्सर आप 7 बजे ही सो जाते हैं? अभी बताया था ना कि मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं। फिर भी 7 बजे ही क्यों? अनोखे लाल अब बाल की खाल निकालने लगा था। सीता मोहन को काफी झुंझलाहट हो रही थी, पर वह कुछ नहीं कर पा रहा था। इस बात का क्या मतलब है कि मैं 7 बजे क्यों कमरे में गया? बताइए प्लीज। मैं लगभग 6 बजे के आसपास घर लौटा था। कहां से? फील्ड से। फील्ड से मतलब? मेरे 3 बियर बार हैं। कुछ घंटे वहां रोज रहना पड़ता है। तबीयत अस्वस्थ थी, इसीलिए मैं घर जल्दी चला आया, वरना 9-10 बजने के बाद ही घर आता हूँ। घर आकर मैंने खाना भी नहीं खाया, सीधे बेडरूम में चला गया था। कमरे में जाने का टाइम कैसे ध्यान है आपको? कमरे में जाते वक्त बाहर ड्राइंग रूम के दीवार पर घड़ी लगी हुई है, तो उधर ही मेरी नज़र चली गई। अनोखे लाल के सामने वाली दीवार पर एक सुंदर सी घड़ी टंगी हुई थी। उसने एक नज़र उस पर मारी। अस्वस्थ थे तो दवा वगैरह ली ही होगी। वैसी तबीयत नहीं खराब, बस शरीर में टूटन जैसी हो रही थी। सोचा आराम करने से लाभ मिल जाएगा। छोटी मोटी बीमारी के लिए साधारण तौर पर मैं दवाई नहीं लेता। फिर बेडरूम में जाकर आराम किया। या तो सही कहा, दवाएं जितने कम लो उतना ही अच्छा है, वरना आजकल के लोग थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि तुरंत दवा खा लेते हैं। दवाओं की ऐसी आदत बना ली है कि बिना दवा के ठीक नहीं हो सकते। कई लोग तो ऐसे हैं जो रोज दवा खाते हैं, खाने से ज्यादा दवाओं पर ही जिंदा रहते हैं। खैर, आपको मिला क्या आराम? हाँ। बेडरूम में कब तक रहे? सुबह तक। यानी सारी रात बेडरूम में ही गुजारी? हाँ। यह बात साबित करते हैं क्या यही कि आपने सारी रात बेडरूम में गुजारी? मेरे नौकर बता सकते हैं, आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, क्या नौकर भी आपके बेडरूम में सोते हैं? न नहीं। क्या आप बेडरूम का दरवाज़ा सारी रात खुला रखते हैं और नौकरों की खुले गेट पर ड्यूटी लगा देते हैं कि वहां पर आपकी नज़र रखें? मैं ऐसा क्यों करूंगा? सीता मोहन चिढ़कर बोला। ऐसा भला कौन मूर्ख करता है? मूर्ख ही करता होगा, या फिर, अनोखे लाल ने संदेह से भरी दृष्टि उस पर डाली, या फिर बहुत ही शातिर। तो आप ही बताइए, मैं यह बात कैसे सिद्ध करूं कि सारी रात मैं अपने बेडरूम में था? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बेडरूम में बैक डोर तो होगा। सीता मोहन की बात पर ध्यान न देते हुए अनोखे लाल ने सोचकर पूछा, आपको लगता है कि मैंने अपने अस्वस्थ होने की बात झूठी बताई है? मैं बेडरूम के बैक डोर से राधा मोहन के घर चला गया और वहां पर गोलियों की अदला बदली कर दी? यानी है? अनोखे लाल अपने ही रौ में बोला। सीता मोहन कसमसा कर रह गया। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि रिवॉल्वर गोलियां राधा मोहन कहाँ रखता है। मैं तो उसके घर भी आज तक नहीं गया। उसने मुझसे जो मदद मांगी थी वह मैंने अपने कुछ आदमियों को व जानकी के रूप में उसे प्रदान कर दी थी, बस। जानकी मोहन आपका बेटा? हाँ। अनोखे लाल ने क्षण भर कुछ सोचा, फिर गर्दन को जुम्बिश किया। अब बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मुझ पर आपका शक दूर हो जाए, मैं साबित कर सकूं कि मैं सारी रात बेडरूम में ही था, मैंने कोई गोलियां नहीं बदली। इस बार सीता मोहन ही बोला। आपको गोलियां बदलने की जरूरत कहां थी? यह काम तो आप अपने किसी खास आदमी से भी करवा सकते थे। सीता मोहन ने ठंडी आंख भरते हुए ढीठ होकर देखा। अनोखे लाल एकाएक खड़ा हो गया और बोला, फिलहाल मैं चलता हूं, बातचीत के लिए शुक्रिया। अनोखे लाल के घर से जाते ही जगजीवन ने थाने का रुख किया था और इस घड़ी में सलाखों के उस पार खड़े राधा मोहन से मुखातिब था।
यह सब क्या हो गया? जगजीवन निराशा में डूबे राधा मोहन को कुछ पल देखता रहा, फिर दुखी स्वर में बोला। राधा मोहन थका थका सा, दुखी, गंभीर दिख रहा था। वह सलाखों को शून्य भाव से ताकता रहा। आखिर ये अनहोनी कैसे हो गई सेठ जी? मुझे पता होता तो क्या मैं ये होने देता? शून्य में ताकते हुए राधा मोहन भाव शून्य स्वर में बोला। अपने ही हाथों से मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के आगोश में सुला दिया। अक्षय के कहने पर मैंने दीक्षा को सुधारने के लिए गैर मामूली कदम भी उठाया और नतीजा भी बढ़िया निकल रहा था। दीक्षा पहले से सुधर रही थी। मैं बहुत खुश था। सोचा था कि पहले उसे डांटूंगा, एक गुस्सैल बाप का ड्रामा करके उसे नकली गोली मारता, पर नकली गोली से वो मरती नहीं, चौंक जाती, सरप्राइज्ड होती। बाद में उसे सब कुछ बता देता और फिर अक्षय के साथ दीक्षा की शादी कर देता। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि कोई जालिम मेरे ही हाथों से मेरे लखते जिगर को मौत के घाट उतरवा देगा, मुझसे छीन लेगा। कहते कहते राधा मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। जगजीवन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसे में वह क्या करे। पता नहीं वह जालिम कौन है और मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। जगजीवन खामोश खड़ा रहा, उसका ढांढस बांधता रहा। आज मुझसे इंस्पेक्टर अनोखेलाल मिला था। जगजीवन ने कुछ भूमिका बनाते हुए बोला। उसी से मुझे इस घटना के बारे में पता चला। उसका कहना है कि दीक्षा की मौत में प्लान जानने वालों में से किसी का हाथ है। वह सच कहता है, वरना अन्य किसी को क्या मालूम था कि हम सब क्या करने वाले हैं। मैंने सुना है कि वह काबिल इंस्पेक्टर है, जल्द से जल्द असली मुजरिम तक पहुंच भी जाएगा। आप चिंता ना करें, ईश्वर ने चाहा तो मुख्य अपराधी जल्द ही पकड़ा जाएगा। कुछ देर वहां पर शांति छाई रही। जगजीवन के मन में कुछ कहने के लिए शुरू से ही कुछ छटपटाहट दिख रही थी, पर वह ना जाने क्या सोचकर दिल की बात को होठों पर नहीं ला पा रहा था। पर इस बार उसने हिम्मत दिखाई। अनोखेलाल कहता है कि गोलियों में हेरफेर मैंने किया है, क्योंकि मनीष की दीक्षा के साथ शादी नहीं हो पाई और मेरा करोड़पति बनने का सपना धूमिल हो गया। और मैं आपसे व दीक्षा से ईर्ष्या करता हूं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? उसने प्रश्न सूचक नजरें राधा मोहन के चेहरे पर गड़ा दी। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा। राधा मोहन सामने दीवार की ओर देखकर सपाट लहजे में बोला। पुलिस की जांच में सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। पुलिस असफल रही तो बहुत जल्द मेरा मुकाम भी मेरी बेटी की तरह मौत के पहलू में होगा। ऐसा नहीं होगा, पुलिस असली मुजरिम तक जरूर पहुंचेगा। आपको कुछ नहीं होगा, मैं बड़े से बड़े वकील के पास जाऊंगा। जगजीवन भावावेश में बोला और तभी वहां सीता मोहन भी पहुंचा।